हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी हितेश वाधवा फ्रॉम JPS। बच्चों, आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। व्हेन वी स्टार्ट द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, द फर्स्ट टॉपिक दैट comes in front of us is economic territory of a country. Economic territory of a country is different from the territory that we see through our map. There are certain inclusions and certain exclusions in the economic territory of the country. बच्चों, एज पर इकोनॉमिक्स जो हमारी टेरिटरी है, जो इंडिया है, वो कुछ अधिक है फ्रॉम वट इज़ एविडेंट। जो हम सोचते हैं, जो हम अपने मैप में देखते हैं, उससे कई चीज़ें ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी के बच्चों डेफिनेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट से दी हुई, जिसे हम शॉर्ट में SNA कहते हैं। ठीक है। It is the geographic territory administered by the government within which person, goods and capital can circulate freely. अब कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें और कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड। सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों जो हमें देखनी है, दैट इज़ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। आओ जरा बच्चों ध्यान से देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये इंडिया का मैप है। तो ये जो इंडिया का मैप है, इसमें जितना इंडिया दिखाया जा रहा है, ये सारा इंडिया है, ये सारा का सारा इंडिया है। तो दिस इज़ पॉलिटिकल फ्रंटियर, दिस इज़ द पॉलिटिकल बॉर्डर। तो ये इंडिया है। ठीक है। अब इसके बाद टेरिटोरियल वाटर। अब इस मैप में आपको इंडिया के अंदर बहने वाली नदियाँ दिख रही हैं। यू कैन सी द रिवर्स दैट फ्लो इन आवर कंट्री। तो इन रिवर्स को भी इंडिया कहा जाता है। ठीक है। प्लस अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करी है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब जैसे देखिए, ये सदर्न पार्ट है, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक भी इंडिया। इफ़ वी मूव 12 नॉटिकल माइल्स अहेड, तो वो भी इंडिया। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.83 किलोमीटर्स। 1 नॉटिकल माइल इज़ 1.83 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक अगर इंडिया है, सो 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 20 किलोमीटर आगे तक भी इंडिया है इन द रिवर। ओके। इसके बाद तो हमें पहली चीज़ बताई, जो पॉलिटिकल मैप है वो इंडिया है, टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो इंडिया है, और इंडिया के ऊपर जो हवा है वो इंडिया है। बिकॉज अगर एयर में भी किसी भी तरीके का बिजनेस होता है तो वो इंडिया में ही टैक्स करा जाएगा। फिर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस, एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। अब इंडिया जैसी कंट्री की अगर एम्बेसी कहीं बाहर किसी कंट्री में होती है तो वो एम्बेसी इंडिया मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन। दिस इज़ इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन। आप देख सकते हैं हमारे देश का ध्वज यहाँ पे कितनी शान से लहरा रहा है। सो दिस इज़ इंडियन एम्बेसी, दिस इज़ इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन। ओके, दिस इज़ इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन। तो इसे इंडिया का पार्ट माना जाएगा। फिर आता है कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स कुछ छोटी कंट्रीज़ के कॉन्सुलेट्स होते हैं, अगर अब्रॉड हो तो दे आर जस्ट लाइक एम्बेसीज ओनली। मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। अब इसका एग्जांपल मुझे आप लोगों को देना मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, तो हम तो कहीं पे मिलिट्री का कब्ज़ा करते नहीं। तो आपको हमारे देश का तो मिलिट्री का कब्ज़ा दिखेगा नहीं। पर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि जैसे हमारी कंट्री की सरजमी पे पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। ओके। तो वो जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, दिस इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दिस इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान को एक बहुत प्यारा नाम मैं देता हूँ, आप लोगों को पता ही है, बट अभी मैं वीडियो पे नहीं बोलूँगा। ठीक है। तो दिस इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके। तो दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे उनकी मिलिट्री बैठी हुई है, इस जगह पे उनकी मिलिट्री बैठी हुई है। और आप देखो, समझ भी सकते हैं, आपको थोड़ा लगेगा भी कि नहीं यार इतना ज़्यादा एरिया उनका थोड़ी हो सकता है। पर ये देखिए, दिस इज़ कारगिल, जिसकी फ़ाइट हमने करी थी जिस पोस्ट पे। सो दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये हमारा पार्ट नहीं है। दिस इज़ आस्काई चीन।
दिस इज आस्काई चीन, या फिर इसे ये भी कहा जाता है COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ उनकी मिलिट्री बैठी है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। बस सबसे ज़्यादा जो मुझे थोड़ा सा अचंभा भी होता है और थोड़ी सी हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है, वो होता है मुझे इस पार्ट से, कि दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ कश्मीर विच इज़ गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। बताइए, हमारा पार्ट दे पाकिस्तानियों ने किसी और को दिया। तो यहाँ पे अगर किसी कंट्री की अगर कहीं मिलिट्री बैठ जाती है तो वो जगह भी उनकी नहीं रहती। ओके। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अब देखिए, अगर आप ना, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मेरी ड्राइंग को देख के कोई बेहोश मत होइएगा। अगर कोई शिप इंडिया से बाहर जा रही है या अगर कोई शिप इंडिया आ रही है तो उसे इंडिया माना जाएगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। एनी शिप दैट इज़ गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया। सेम, प्लीज़ अपनी कुर्सियाँ पकड़ के बैठें क्योंकि मैं प्लेन बनाऊँगा। अगर कोई प्लेन अब्रॉड जा रहा है या अब्रॉड से प्लेन कोई इंडिया में आ रहा है तो उसे भी इंडिया माना जाएगा। फिर इसके बाद आता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर। अब देखिए, अगर इंटरनेशनल वाटर में हमने ऑयल गैस रिग बना ली जो हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में आ रहा है, हमारी 12 नॉटिकल माइल से काफ़ी दूर है, तो उस जगह को भी इंडिया माना जाएगा। अगर इंडिया को वहाँ पे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन राइट मिले हुए हैं तो उसे भी हम इंडिया मान लेंगे। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, लोग फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर, जहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन राइट्स मिले। ओके। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंडिया में इंक्लूड नहीं होती। एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री। अब जैसे दिस इज एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिचुएटेड इन दिल्ली। अब है तो ये दिल्ली के अंदर, ये चाणक्यपुरी, पर बिकॉज दिस इज एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज़ पार्ट ऑफ USA। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, इट इज़ पार्ट ऑफ USA। ठीक है, सेम। अब ये जो जगह है जो ऑक्यूपाई कर रखी है कश्मीर पाकिस्तान ने, ये हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UNO, यूनेस्को आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कंट्री। अगर इंडिया में, जैसे ये इंडिया में WHO का सेंटर है, तो ये WHO का सेंटर अगर इंडिया में लोकेटेड है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। UNO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री का पार्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री। इट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु नॉर्मली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब नॉर्मली आप जिस कंट्री में रिसाइड करते हैं और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर उसी कंट्री में रिसाइड करता है तो आप वहाँ के रेजिडेंट हैं। जैसे कि आप और मैं, आप इंडिया में रहते हैं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, आप नॉर्मल रेजिडेंट हैं। मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। सॉरी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन्हें हम कई बार एक्सक्लूड कर जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, ILO, ये किसी कंट्री का पार्ट नहीं होते। अगर
अगर IMF का सेंटर, ILO का सेंटर, वर्ल्ड बैंक का सेंटर अगर इंडिया में लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। और फिर अगला सवाल आता है कि व्हाट अबाउट देयर एम्प्लॉयज़। अगर कोई व्यक्ति WHO में वर्क करता है, लेट्स सपोज आई वर्क इन WHO, तो अब WHO तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और वो इंटरनेशनल एरिया में भी आता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी नहीं है। तो क्या मैं इंडिया का डोमेस्टिक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट हूँ? हाँ, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, क्योंकि आई ऑर्डिनरली रिसाइड टू इंडिया, आई नॉर्मली बिलोंग टू इंडिया। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, विल बी द रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट टू इंटरनेशनल एरिया। Worker across the border who cross the border regularly to work in the given country are treated as the resident where they live and not resident of the country where they work. अब देखिए हमारे जो बॉर्डर्स लगते हैं वो लगते हैं इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है, अब चाइना के साथ। अब इंडिया चाइना के तो कोई ख़ास बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, बट इंडिया नेपाल के तब भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो अगर कोई नेपाल से वर्कर ऑन डेली बेसिस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आके कोई सामान बेच रहा है, लेट्स सपोज मोमोज बेच रहा है, और यहाँ बेचता है, यहाँ से पैसे कमाता है और वापस चला जाता है नेपाल शाम को, कि बॉर्डर के उस तरफ रहता है, आसपास रहता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नेपाल का ही कहलाएगा, हमारा नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट ज़रा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, फॉरेन विजिटर्स, travelers visiting the given country for studies, medical treatment, recreation, to take part in sport, cultural event are non-resident. अगर आप अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ प्ले देखने के लिए, कुछ इन्जॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आप उस, या स्पोर्ट्स के लिए, तो आप उस कंट्री के नॉन रेजिडेंट होंगे, चाहे आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है 182 डेज़ की वो फुलफ़िल भी कर दें। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अब इंडिया में जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, उसमें कुछ स्टाफ इंडियन होगा, कुछ अमेरिकन होगा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस अमेरिकन स्टाफ की। जो अमेरिकन स्टाफ है एम्बेसी के अंदर, हम उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, दे आर ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। क्रू ऑफ फॉरेन शिप, अगर कोई शिप इंडिया में आई और रुकी, तो उस शिप का जो क्रू होगा, जो उसके एंकर होंगे, जो क्या कहते हैं वहाँ पे हेड होंगे, नेवी हेड होंगे, जो शिप चला रहे हैं, शिप में वर्क कर रहे हैं, तो उसे फॉरेन क्रू कहते हैं, क्रू ऑफ द फॉरेन शिप, वो भी नॉन रेजिडेंट ट्रीट करे जाए। ओके, तो एक बारी दोबारा समझते हैं कि रेजिडेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रेजिडेंट इज़ अ पर्सन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में। कुछ स्पेशल केसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO, UNO, यूनेस्को, ये किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO में जो इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, अगर कोई व्यक्ति ऑन डेली बेसिस बॉर्डर को क्रॉस करता है और आके बॉर्डर क्रॉस करके काम करता है और वापस बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में चला जाता है, तो उसे भी हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति अब्रॉड घूमने जाता है पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, रिक्रिएशन के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हमारे देश का नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसी, अगर इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है तो वहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं, या इंडिया में अगर अफ्रीकन एम्बेसी है तो जो वहाँ पे अफ्रीकन्स हैं, या कैनेडियन एम्बेसी है तो वहाँ पे जो कैनेडियंस हैं वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट होंगे। क्रू ऑफ फॉरेन शिप, इंडिया में अगर कोई शिप आती है तो शिप में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे हम उन्हें नॉन रेजिडेंट मानेंगे। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकॉनमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकॉनमी में बच्चों 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है प्रोडक्शन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज़ जनरेशन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ को एक नाम और दिया जाता है, जनरेशन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ वो होता है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वर्क करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं
तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको इन लिeu ऑफ दैट दे गेट फैक्टर इनकम। इन लिeu ऑफ दैट दे गेट फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अब ये इनकम आ जाती है। अब इस इनकम को हम कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगे, तो आता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। पहले हमने देखा प्रोडक्शन फेज, जिसे जनरेशन फेज भी कहते हैं। फिर हमने देखा इनकम फेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। और अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर, जिसे डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। अब आज इस इनकम को आप स्पेंड करोगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या तो कंजम्पशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो जाएगी डायरेक्ट प्रोडक्शन, बट अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आप चीज़ों को डिमांड करोगे, तो उन डिमांड को पूरा करने के लिए फिर होएगी फर्दर प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर लीड्स टू प्रोडक्शन। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए अभी इसी को दोबारा समझा रहा हूँ। phases of circular flow of income, there are 3 phases: generation, distribution and disposition। सबसे पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन यानी कि जनरेशन। यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए with the help of factors of production which are land, labor, capital, entrepreneur। फिर इससे इनकम यहाँ पे पैदा हुई, that is factor income in the form of rent, wages, interest, profit। अब आप इस इनकम को करेंगे स्पेंड, और स्पेंड करेंगे तो उससे होएगी फर्दर प्रोडक्शन। सो दिस सर्कुलर फ्लो कीप्स ऑन फ्लो इन द इकोनॉमी। देखिए अब यही एक्सप्लेन करा जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे फैक्टर इनकम जनरेट होती है, और डिस्पोजिशन फेज, यहाँ पे जो हमने फैक्टर इनकम अर्न करी है उस फैक्टर इनकम को हम स्पेंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ रहे हैं, दैट इज सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। इन अ सिंपल इकोनॉमी इन अ 2 सेक्टर मॉडल। अब ये 2 सेक्टर मॉडल की इकोनॉमी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिस में चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमारे को बिल्कुल क्लियर करके चलनी पड़ेगी। आइए ज़रा देखते हैं सर्कुलर फ्लो इन द 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसे सबसे सिंपल इकोनॉमी माना जाता है। अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड यानी आप लोग, फर्म यानी कि बिजनेस यूनिट। हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज़ें बनती हैं वो हाउस होल्ड ही तो कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड फर्म्स आर प्रोड्यूसर्स एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। फर्म चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं और हाउस होल्ड्स को बेच देती हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी कौन सी होती है? जहाँ पे ना कोई इम्पोर्ट होता है, जहाँ पे ना कोई एक्सपोर्ट होता है। इन विच देर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर। नो गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स नो टैक्सेशन, ओके, एंड नो फॉरेन ट्रेड। अब यही चीज़ें हम अजम्पशंस में दोबारा समझेंगे। देखिए अजम्पशंस क्या है? देर आर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म, जो हमने देखा। देर आर नो सेविंग्स, ना हाउस होल्ड सेव करते हैं इनकम में से, ना ही फर्म सेव करती हैं देयर प्रॉफिट में से। मतलब कि कोई पर्सनल सेविंग भी नहीं है और कोई रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं है। देर इज़ नो गवर्नमेंट मीन्स देर इज़ नो टैक्सेशन। जो पैसे कमाए घर लेके चले जाओ। इट इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी, तो ना इस इकॉनमी में इम्पोर्ट होता है, ना इस इकॉनमी में एक्सपोर्ट होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकॉनमी। अब देखिए अब जो हाउस होल्ड होते हैं वो सबसे पहले फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले ये होता है कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। उसके बदले में फर्म्स जो होती हैं वो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती, क्योंकि इन्होंने काम करा तो उन्हें इन काम के बदले में पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज़ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो दूसरे नंबर पे ये हो।
अब जब हाउस होल्ड को पैसे मिल जाते हैं, अब जब फर्म्स हाउस होल्ड को पैसे दे देती हैं तो फिर हाउस होल्ड क्या करेंगे इन पैसों को? हाउस होल्ड इन पैसों को स्पेंड करते हैं। तीसरे नंबर पे हाउस होल्ड के पास ये जो पैसा आता है तो हाउस होल्ड इन पैसों को स्पेंड करते हैं किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जब हाउस होल्ड इन पैसों को गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं तो उन्हें मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। फोर्थ नंबर पे उन्हें मिल जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो यही पूरा सर्कुलर फ्लो, अब यहाँ पे नंबर 1 पे क्या होता है? फैक्ट हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में सेकंड नंबर पे उन्हें मिला ग्रीन से रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब जब ये पैसे हाउस होल्ड ने कमा लिए, क्योंकि कोई सेविंग है नहीं, कोई टैक्सेशन है नहीं, देश से पैसा बाहर नहीं जा सकता, तो ये सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है उन गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में चौथे नंबर पे फर्म उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देती है। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैंने कोई अपनी कलाकृतियाँ दिखाने की कोशिश नहीं करी है। यहाँ पे आपको 2 कलर की लाइन दिखेंगी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। जो ग्रीन कलर की लाइन है दैट इज़ मनी फ्लो, और जो रेड कलर की लाइन है दैट इज़ रियल फ्लो। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जैसे हाउस होल्ड ने फर्म को सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए और उसके रिवॉर्ड में उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिले। और रियल फ्लो होता है कि फर्म ने मनी फ्लो होता है कि फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दी और वो उन्होंने उन्हीं पे पूरी स्पेंड कर दी, तो जितना पैसा आया था वो सारा का सारा पैसा चला गया। आइए ज़रा इसे पढ़ते हैं। देखिए, रियल फ्लो इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज और उसके बदले में उन्हें क्या मिल जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज एज अ रिवॉर्ड। पर अगर हम बात करें मनी फ्लो की, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, जो सेकंड नंबर पे था, मतलब रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो फर्म से हाउस होल्ड को आया, और फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो पैसे आखिर में जाके तो फर्म्स को ही दे देंगे ना, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो लेने। देखिए, सो द इंटायर अमाउंट ऑफ मनी जो फैक्टर ओनर्स ने विच इज़ पेड बाय द, जो फर्म्स ने फैक्टर ओनर्स को दिया वो फैक्टर ओनर्स ने वापस फर्म को दे दिया। तो इससे क्या हुआ? इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन ने जनरेट करा इनकम को, प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहा। तो दिस वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए हम एक लास्ट डिफरेंस करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का, और फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इन्हें जो फैक्टर इनकम मिलती है, सीधा एग्जाम्पल वाले पॉइंट पे आके देखो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ये वो इनकम होती है जो मिलती तो है पर इसके लिए हमने कोई गुड या सर्विस नहीं दिया। तो सर ऐसी कौन सी होती हैं? अगेन एग्जांपल पे देखो, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जब मैं बैच में ये टॉपिक करा रहा था तो एक बच्चे ने कहा नहीं सर, स्कॉलरशिप बिना कुछ करे थोड़ी मिलती है, करके मिलती है। हाँ, करके मिलती है, बट आप उन्हें कोई सर्विस नहीं दे रहे। स्कॉलरशिप में ये होता है कि अगर आप 90% लाओगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में कम मिलेंगे, तो स्कूल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा आपको हो रहा है कि वो तो स्कूल ने एक लिमिट डिसाइड करी है कि इस लिमिट वालों को हम स्कॉलरशिप एलोकेट करेंगे, पर उसके बदले आपसे कोई काम तो नहीं करा रहे ना, आपसे आपकी लैंड तो नहीं ले रहे ना, आपसे मेहनत लेबर तो नहीं करा रहे हैं ना स्कूल के लिए जिससे स्कूल को प्रॉफिट हो, कैपिटल तो नहीं लगवाया ना, एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में भी आती है, डोमेस्टिक इनकम में भी आती है, क्योंकि फैक्टर इनकम है पर ट्रांसफ़र इनकम नहीं आती। कहते हैं कि फैक्टर इनकम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, और ट्रांसफ़र में बस आप रिसीव करते हो, आपको आप कमाते नहीं हो। जैसे आपको घर से जो पॉकेट मनी मिलती है आप वो रिसीव करते हो, सो इट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम, आप कमाते नहीं हो, रिसिपिएंट। फैक्टर इनकम मिलती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, पर ट्रांसफ़र इनकम मिलती है हाउस होल्ड्स को और गवर्नमेंट को।
ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम. Hope you understand this topic. Okay, have a nice day, enjoy, and please like, share and subscribe my channel.